जय हिंद मेरे डियर साथी। हम आप देखने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का एक प्यारा सा ये वीडियो है। ये पेपर है 2023 का, जो 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसका ये प्यारा सा पेपर है। इसको हम आज फुल डिस्कस करने वाले हैं विथ आंसर के साथ। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, आप तो ये तो मैक्सिमम मार्क कितना वगैरह होता है ये सब जान ही रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इसमें रह रखा, क्या दे रखा है, यानी एक्सप्लेन एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। मतलब क्या कर रखा है, यदि जो आप फार्मासिस्ट हैं तो कम्युनिटी में आपकी क्या एक्चुअल में रोल है, इसे पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करना हो। कितने नंबर का है ये, टोटल 5 नंबर का है। तो इसका पहले हम आंसर अच्छे तरीके से क्या कर देते हैं, देख लेते हैं। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट के अंतर्गत देखा जाए तो इनका रोल क्या है एक्चुअल में, यहाँ सामने दे रखा, ले रखा, द मेन रोल ऑफ द कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज टू प्रोवाइड द मेडिसिन टू द पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इशू बाय द डॉक्टर। यानी जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं उनका मेन रोल कम्युनिटी में क्या होता है, वो मेडिसिन को क्या कर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। किसको, पेशेंट को, जो क्या कर देता है किसी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है या कोई इशू होता है तब। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट हैज प्रोग्रेस ग्रेटली एंड नाउ इन्वॉल्व द नंबर ऑफ द अदर हेल्थ प्रैक्टिशनर। मतलब क्या कर देते हैं, जो भी आपके फार्मासिस्ट रहते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं जेंटली, मतलब आराम पूर्वक क्या कर देते हैं, किसी भी प्रोफेशनल तरीके से क्या कर देते हैं। जो भी डॉक्टर रहते हैं या बड़े आगे प्रोफेशनल रहते हैं उनकी बातों को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में लिख दिया फार्मासिस्ट में डिफरेंट तुम्हारे पास रोल होते हैं। जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, प्रक्रिया, यानी लिखा है प्रोसेसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन के जितने प्रोसेस रहते हैं वो सब फार्मासिस्ट ही करते हैं। चेकिंग ड्रग्स इंटरेक्शन, मतलब क्या होता है, एक ड्रग दूसरे ड्रग्स से कैसे इंटरेक्ट न करे, या कोई ड्रग्स किसी फूड आइटम से इंटरेक्ट न करे, उसे भी मैनेज करने का काम किसका होता है, फार्मासिस्ट का ही होता है। तीसरा तेरह का डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को डिस्पेंस करना कि करेक्ट तरीके से इसका कैसे एक्चुअल में यूज किया जाए। ठीक है, कोई भी ड्रग्स उसके बारे में एक्सप्लेन करना किसका काम है, फार्मासिस्ट का काम है। तो ये 3 हो गया। नेक्स्ट पे देख देते हैं हम क्या क्या देते हैं। नेक्स्ट पे देखा डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, ये होगा लिखा है डिस्पोजल ऑफ मेडिकेशन, मतलब कोई ड्रग्स है, ठीक है, वो ख़राब हो चुकी है तो उसको कैसे डिस्पोज किया जाए। ठीक है, कैसे डिस्पोजल किया जाए, कैसे उसे हम क्या करें, कहीं फेंकें। जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आता है ना, जो मेडिकल वेस्टेज रहती है, ऐसे वगैरह फेंक आप नहीं सकते। ठीक है, उसके बारे में मैनेज करना, सेफ्टी करना कि डैमेज ना हो, ये सब मैनेज करने का काम फार्मासिस्ट का होता है। प्रोवाइड एडवाइजिंग, ठीक है, ये क्या कर देते हैं, एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं किसी भी पेशेंट को। फिर क्या लिखा, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, यानी हेल्दी लाइफ स्टाइल, मतलब ये क्या कर देते हैं, जो हेल्दी लाइफ स्टाइल रहती है उसे प्रमोट करने का काम करते हैं। तो ये हो गया इनके बारे में, मतलब इनके बारे में पता लिखिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, इसी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, अपना काम हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई यहीं से। ठीक है, दूसरा नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कह दिया है, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कह दिया है, यहाँ से पहले तू रे भाई ले, कह रखा है डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मतलब प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, सबसे पहले इसे आपको डिफाइन करना है। फिर प्रिस्क्रिप्शन के कितने अलग अलग पार्ट होते हैं उसे भी आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो इसे भी हम डिफाइन कर देते हैं आपके सामने। ठीक है, यानी तो देखिए आपके सामने ये रहा प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करना, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को आपको डिफाइन करना। तो प्रिस्क्रिप्शन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक पर्चा कटवाते हैं। ठीक है, तो वो पर्चा पे जो भी चीज़ लिखी होती वही तुम्हारे पास क्या कहलाती है, प्रिस्क्रिप्शन कहलाती है। दवा का नाम, डॉक्टर का नाम, हॉस्पिटल का नाम, कोई आई यानी बताने का काम कि डिस्पेंस कैसे किया जाएगा मेडिसिन को, ये सब जी चीज़ें होती हैं, वो पर्चे को ही क्या बोला जाता है, प्रिस्क्रिप्शन बोला जाता है। तो प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारे पास क्या होता है, अब इनके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखा हुआ उसके डिफिनेशन के बारे में समझते हैं। तो लिखा तुम्हारे पास मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज राइट एन ऑर्डर फ्रॉम द डॉक्टर टू द केमिस्ट दैट इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू द पेशेंट। मतलब प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का राइट एन ऑर्डर होता है जो किसके द्वारा लिखा जाता है,
डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। अब वो डॉक्टर के द्वारा लिखी गई पर्चे को हम केमिस्ट के पास लाते हैं, तो दवा में क्या होती है, जो भी दवा की इंस्ट्रक्शन होता है वो बताता है, दवा को कैसे प्रिपेयरिंग करनी है ये बताता है फार्मासिस्ट। और डिस्पेंस ऑफ द, ठीक है, डिस्पेंस मेडिसिन टू द पेशेंट को भी देखने का काम करती है। तो ये सब इनके काम हो जाएंगे, ठीक। यहाँ से तो प्रिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी तरह से मेथड को, मेथड मतलब कैसे दवा को इनटेक करना है, ये सारी चीज़ें। और ट्रीटिंग द मॉडिफाइड टू द प्रोवाइड द पेशेंट, मतलब क्या कर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट के जरिए कि कैसे उन्हें जल्दी से जल्दी हम रिकवर कर सकें। तो ये हो जाएगा प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। अब लिख रखा 2-3 पॉइंट और लिखा, प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारे राइटन के फॉर्म में हो सकता है, एक फिजिशियन लिख सकता है, एक डेंटिस्ट लिख सकता है, एक वेटनरी लिख सकता है, चाहे कोई एक हेल्थ प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल होना चाहिए जिसके पास प्रॉपर लाइसेंस हो, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन में भी ईच पेशेंट ऑफ द यूनिक एंटिटी, मतलब पेशेंट यानी प्रिस्क्रिप्शन देखा जाए तो हर एक पेशेंट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसको आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे पेशेंट के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। अब टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सामने दे रखा है, ठीक है। तो टाइप ऑफ कंपाउंड और नॉन कंपाउंड होता, तो हमें क्या बताना है, यहाँ से पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताना है, यानी प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो डेट होता है, यानी हर एक प्रिस्क्रिप्शन पे एक डेट होना चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी है। नेम होना चाहिए पेशेंट का, एज होना चाहिए, सेक्स होना चाहिए, फुल एड्रेस होना चाहिए एकदम अच्छे तरीके से। उसमें दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए, सब स्क्रिप्शन। सब स्क्रिप्शन में मतलब क्या, डॉक्टर ऐसे सिंबल बना के क्या कर देती, दवा को डिस्पेंस करते हैं। अब RX मतलब क्या होता है, वो गॉड से प्रेयर करता है कि इनकी जो हीलिंग कैपेसिटी वो तेज़ हो जाए, जल्दी जल्दी ये क्या हो जाए, रिकवरी इनके पास हो जाए। नेक्स्ट में लिखा इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन में क्या कर देते हैं, ड्रग्स का नाम होता है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का होता है, ये सब मेंटेन करता है इंक्रिप्शन के अंतर्गत, ठीक है। अब सब क्रिप्शन के अंतर्गत देखा जाए तो क्या होता है, सब क्रिप्शन के अंतर्गत देखा जाए तो आपको दवा यदि लिए हैं तो कैसे आपको दवा को इनटेक करना है, ठीक है। दवा को इनटेक मतलब किस तरह से बॉडी लेना है, कि यानी सुबह लेना है, कि दोनों टाइम लेना है, कि दोपहर में लेना है, कि ज़रूरत पड़ने पर लेना है, तो ये सब भी मैनेज करता है, सब यानी सब स्क्रिप्शन के बारे में। उसके बाद क्या होना चाहिए, उस साइन डॉक्टर का होना चाहिए, एड्रेस, रजिस्टर नंबर, ये सब भी होना चाहिए। और याद रखना फिजिशियन के लिए नाम है तो शॉर्ट हैंड राइटिंग में होना चाहिए, हैंड राइटिंग में, ना कि आप कहीं से प्रिंटेड किया रहे, वो सब आपको नहीं चलने वाला है, नहीं तो ये हो जाएगा दिक्कतें। अब कब मानी जाएगी कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन देगा ये लीगल है कि अनलीगल, मतलब देखो सिग्नेचर पहले बात हैंड राइटिंग में होनी चाहिए, फिर क्या लिखना चाहिए, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्लियरली होना चाहिए, मतलब जो भी पे डॉक्टर हैं उनका क्वालिफिकेशन अच्छे तरीके से क्या है, ये सब एड्रेस वगैरह डिटेल में होना चाहिए, पेशेंट का नाम होना चाहिए, एड्रेस ऑफ पेशेंट भी होना चाहिए। और निकल का एज ऑफ पेशेंट आप, यानी एज ऑफ पेशेंट का एकदम से अच्छे से पता होना चाहिए, उसी के अनुसार हम ड्रग्स को देते हैं। फिर क्या लिखे, यदि 12 साल से कम है तो उसे तो कंपलसरी ही है। वैलिड डेट होना चाहिए, मतलब पर्चा कम से कम 6 महीने के अंदर ही होना चाहिए। तो ये सब अब छोटी छोटी चीज़ें सीखिए आप, ठीक है। अब प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग कैसे करना है, ठीक है, हैंडलिंग कैसे करना है, देखिए एक्चुअल में आपको इन स्टेप में हैंडलिंग करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, पर्चा को रिसीविंग करेंगे, भाई लाइए पर्चा, लाइए पर्चा ले लिए। रीडिंग द इन चेकिंग, रीडिंग करना, अच्छे तरीके से पढ़ना, उसे चेक करना है, ठीक है। फिर दवा को कलेक्ट करना है, उसे वेटिंग करना है, मटेरियल को अच्छे तरीके से ला के फिर क्या करें, उसे कंपाउंडिंग करना, लेवलिंग करना, फिर पैकेज करके उस पेशेंट को दे देना है। और उससे कोई भी डाउट रहे तो उससे भी पूछ सकते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। नेक्स्ट पे चल देते हैं उनके क्वेश्चन और आंसर देखने के लिए, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है, कह दिया है, ठीक है, व्हाट डू मीन बाय द वर्बल कम्युनिकेशन, क्या होता है इसके बारे में बताना, इसका एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज के बारे में बताना। तो कम वर्बल यानी वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो भी चीज़ रहेगा किसके फॉर्म में रहेगा, दो तरह के, तो एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से वर्बल को हम अच्छे तरीके से क्या कर देते हैं, इसे डिफाइन कर देते हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी आपको बता देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको भी, ठीक। तो आपके सामने ये रखा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन विच, ठीक है, कम्युनिकेशन विच डन विद द हेल्प ऑफ वर्ड, मतलब क्या कर देते, कोई एक फार्मासिस्ट या पेशेंट या कोई फार्मासिस्ट या कोई फिजिशियन एक दूसरे से जो जुड़ते हैं, किसके द्वारा जुड़ते हैं, वर्ड के द्वारा, मतलब बोल के ही क्या कर देते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास क्या लिखा है, द मोस्ट ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर बोथ, स्पीक भी हो सकते हैं या राइटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्रांसमिट द मैसेज, मतलब किसी मैसेज को ट्रांसमिट कराना है तो वर्ड के ही जरिए अपना काम किया जाएगा, जैसे,
ठीक है। जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, लिसनर को यानी रीडर भी, रीडर जिसे बोलते हैं, ठीक है, सेंस द मैसेज, मैसेज को सेंस करेगा, और इट इज यूज बाय द एवरी वन कन्वे देयर मैसेज टू द अदर पीपुल, से वो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब ये वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इसके मतलब सिंपल सा क्या कर देना, जब कोई फार्मासिस्ट या कोई डॉक्टर या कोई फिजिशियन या कोई पेशेंट एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वर्डों का प्रयोग करते हैं, उसी को हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या, इसे हमें बता देना है। तो आपके सामने ये रहा फ़ायदा के बारे में। ये टाइम सेवर होता है, मतलब टाइम बहुत ही कम लगता है। मतलब पहले लिखेंगे फिर भेजेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। जैसे हम आपको सीधे बोल दिए क्या हाल है भाई, ठीक, मतलब दोस्त से 3 सेकंड के अंदर आपका सब कुछ पूछ लिए, ठीक है। क्विक फीडबैक मिलता, वही क्या करेंगे, क्विक फीडबैक देंगे, अपना दोनों का काम कम्युनिकेशन के जरिए हो जाने वाला। तो ये एडवांटेज हो गया। और एडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, यानी लिख रखा है कन्वीनियंसन होता है, ठीक है। कन्वीनियंट ये होता है आराम से क्या कर सकते हैं, कन्वेंट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। ये क्या होता है, इजी प्रिपरेशन होता है। इसमें इजी की कोई आपको तुम्हें प्रिपरेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे उसमें क्या होता है, लिखना रहता है पूरा अच्छे तरीके से ब्यौरा, तो उसमें ये सब चीज़ें होती नहीं है। और इसमें प्राइवेसी होती है, ठीक है। प्राइवेसी मतलब आपसे हम बोल दिए फिर क्या होगा, लिखित के फॉर्म में तो है नहीं, ठीक है। हमारे तो कोई त्रुटियाँ रहती हैं तो उससे भी हम मैनेज कर सकते हैं आराम से। तो ये प्राइवेसी होती है इनके बारे में, ठीक है। अब उसी में जस्ट नीचे दे रखा डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, इससे क्या होता है, डी स्टोरिंग मीनिंग, इसमें क्या कर सकते हैं आप, डाटा को स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। यानी इन लिखा है अनकन्वेंशियल फॉर द लॉन्ग मैसेज, मतलब क्या होता है, बहुत लंबा मैसेज रहे तो क्या करने पड़ेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। जैसे लिखित के फॉर्म में रहेगा तो एसओपी के फॉर्म में लिखित जो रहेगा तो उसे मैनेज कर सकते हैं, मगर इसमें मैनेज इसे नहीं कर सकते। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी इसमें इकट्ठा हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन एक्सपेंस हो सकता है। तो ये सब यदि होगा तो वर्बल डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। क्योंकि वर्डों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो कोई त्रुटियाँ भी हो सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं वर्बल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट पे चल देते हैं भाई, इनमें देख लेने का काम करते हैं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया है, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग कैसे होती है इसके बारे में आपको बताना है। इसके वेरियस स्टेज जो है उसको अच्छे तरीके से क्या करना है, डिफाइन करना है। दोबारा सुनिए, पेशेंट काउंसलिंग के बारे में यहाँ से आपको डिटेल में बतानी है। चलिए पेशेंट काउंसलिंग के बारे में आपको बता देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक। तो आपके सामने पेशेंट काउंसलिंग का एक प्यारा सा क्वेश्चन, मतलब पेशेंट काउंसलिंग होता क्या, इसे बताना पड़ेगा, और किसके कितने स्टेज होते हैं उनको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। तो पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, देखो पेशेंट काउंसलिंग इज डिफाइंड एज ए यानी प्रोवाइडिंग मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द डायरेक्शन ऑफ यूजेज, साइड इफेक्ट और यानी प्रिकॉशन एंड स्टोरेज इन राइटन फॉर्म। कहने का मतलब पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, पेशेंट काउंसलिंग देखा जाए तो एक ऐसी प्रोसेस होती है जो किसी भी मेडिकेशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है कि ड्रग्स का कैसे हमें यूज करना है, पहला बात। दूसरा, ड्रग्स का साइड इफेक्ट क्या होता है, दूसरी बात, यानी प्रिकॉशन, मतलब दवा के दौरान हमें क्या क्या प्रिकॉशन करना है, ये भी मेंटेन करने का काम पेशेंट ही काउंसलिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, पेशेंट काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी भी फार्मासिस्ट के कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है या पेशेंट को यानी मतलब कोई पेशेंट यानी कोई फार्मासिस्ट है तो एडवाइस देता है लोगों को, इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी पेशेंट को कि दवा के अकॉर्डिंग क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे दवा को लेना पड़ेगा, ठीक है। रिगार्डिंग द प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन, मतलब उन्हें बोलता है कि प्रॉपर मेडिसिन का प्रयोग करेंगे, ऐसे कि नहीं अननेसेसरी चीज़ों का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। तो जो भी चीज़ बताता है उसे मेंटेन करना, हमें दवा के प्रति मैनेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट में लिख रखा है तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ पेशेंट काउंसलिंग आपके सामने ही है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट ऑफ मेडिकेशन फॉर हेल्दी, ये हमें क्या करना है, देखना ही देखना है। मतलब क्या होता है, यदि पेशेंट काउंसलिंग कर सकते हैं तो हम किसी भी पेशेंट के, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी हेल्थ के बारे में हम जान सकते हैं। प्रोवाइड पेशेंट कॉम्प्लिकेशन, ये भी मैनेज कर सकते हैं। एवॉइड एडवर्स मेडिकेशन रिएक्शन एंड ड्रग्स इंट्रैक्शन के बारे में आपको बता देना, मतलब जो भी मेडिकल ही यानी आपको क्या है, जो भी मेडिसिन है उसके एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ड्रग्स इंट्रैक्शन मतलब ड्रग्स कैसे इंटरेक्ट कर जाती है, साइड इफेक्ट हो सकता है। ड्रग्स फूड से कैसे इंटरेक्ट कर जाती है, ये भी हमें मैनेज रखना है। पेशेंट क्या होता है, वी कम टू ए नॉलेजेबल यानी
लिखा है नॉलेजेबल इफिशियंटी, मतलब एक्टिव पार्टिकल डिजीज पे हमें कौन सा डिजीज देना, यानी कौन सी दवा देनी है डिजीज पे और क्योर कैसे करना, ये सभी मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है। बेनिफिट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग के बारे में दो तरह से होते हैं, एक फार्मासिस्ट को होता, एक आपके पेशेंट को होता। ठीक है। तो इन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी, हमें स्टेज अच्छे से तरीके से पूछा तो ये वाला चारों स्टेज का आपको डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पर दे रखा 4 स्टेज क्या होते हैं, तो उन 4 स्टेज को क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन प्रिपेयरिंग फॉर सेशन, उसके बाद ओपनिंग ऑफ सेशन, उसके बाद काउंसलिंग कंटेंट, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद क्लोजिंग सेशन के बारे में आता है। ठीक, ये हो जाएंगे इनके बारे में। अब फिर इन्हीं के बारे में क्या क्या आता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा जाए तो आपको पहले क्या करना है, ठीक है, आवर सेल्फ को यानी इंट्रोड्यूस करना, यानी रिव्यू पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, मतलब जो भी पेशेंट है उसका पिछला रिकॉर्ड क्या उसे देखना है प्रॉपर अमाउंट से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। एक्सप्लेन द पर्पज एंड इम्पोर्टेंट ऑफ काउंसलिंग, मतलब किस पर्पज के लिए पेशेंट काउंसलिंग कर रहे हैं इसके बारे में बताना पड़ेगा। उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए, आपकी मेडिकल हिस्ट्री होनी चाहिए कि किस दवा से एलर्जी उन्हें है, किस ड्रग्स यानी किस ड्रग्स से उन्हें क्या हो गई, ड्रग्स हिस्ट्री मतलब कितने समय से वो दवा ले रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कौन सी दवा ले रहे हैं, ये सब मेंटेन करना आपका काम है। इन ड्रग्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे उस पर्सन को एलर्जी किस दवा से है, ठीक है, और यूज ऑफ हर्बल का यूज कर रहा है कि नहीं, ये सब भी हमें मेंटेन करने का काम इसमें होता है। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब सेकेंड स्टेज पे तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, एक यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड स्टेज में तुम्हारे पास ओपनिंग सेशन, ओपनिंग सेशन में क्या होगा, सेशनल असेस यानी असेसमेंट के बारे में, मतलब उस पेशेंट का नाम और एज होना चाहिए। ठीक है। एक्सेस द पेशेंट मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट, मतलब जो भी पेशेंट है उसकी मेंटल एबिलिटी सही है कि नहीं, मतलब दिमाग उमाग सही है कि नहीं, कि पागल की कैटेगरी में आता, ये सभी हमें मेंटेन करना पड़ेगा इनके बारे में। फिर क्या लिखा है, ठीक है, यानी सेंसरी तथा फिजिकल स्टेटमेंट भी देखना है कि अच्छे तरीके से सही है कि नहीं, इसके सेंस आर्गन काम कर रहे हैं कि नहीं, ये भी लिखा है। दूसरा में क्या होगा, यानी कॉग्निटिव एबिलिटी भी कोई मेंटेन करना है। पेशेंट टू द यूज मेडिकेशन, मतलब पेशेंट कैसे किसी भी मेडिसिन को कैसे यूज कर सकता है, ओरल या पेरेंटल या रेक्टल या कुछ भी कैसे कर सकता है उसके बारे में हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ से तीसरे स्टेज पे क्या दे रखा है, तीसरे स्टेज पे क्या होना चाहिए, पेशेंट काउंसलिंग, सपोज यू आर द मोस्ट सेशन फार्मासिस्ट विन, मतलब क्या कर देते हैं इसमें, यदि आप फार्मासिस्ट यानी जो भी पेशेंट के बारे में सब कुछ जान गए तो फार्मासिस्ट आराम से उन पर जीत पा सकता है। इसमें क्या होना चाहिए, नेम तथा, ठीक है, डोज ऑफ ड्रग्स के बारे में आपको डिटेल में होना चाहिए। ठीक है, और उसके बारे में बोल दिया क्या, उसमें क्या करना, मेंशन यूज और एक्शन और प्रोजेक्ट बेनिफिट के बारे में उन्हें बताना पड़ेगा। और दूसरा, किस रूट के थ्रू आप मेडिसिन लेंगे, डोज कैसे लेंगे, राइट शेड्यूल वगैरह भी हमें दिखाना पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग, ठीक है, सॉरी, ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यानी दवा खाते समय आप क्या कर सकते हैं, अपने अंदर क्या क्या ऐसे, ठीक है, त्रुटियां हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, एयर को कम कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड बेनिफिट के बारे में बता देना है, पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट के बारे में बता देना है, रिलेशनशिप बिटवीन फूड और ड्रग्स या ड्रग्स के बारे में आपको मेंटेन कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, प्रिपरेशन स्टोरेज कंडीशन के बारे में भी बता देना है आपको। चौथा में पॉइंट में देखा जाए, ठीक है, चौथा स्टेज देखा जाए आपका सामने यहाँ से क्लोजिंग सेशन। ठीक है, तो क्लोजिंग सेशन पे आपको करना क्या है, ठीक है, क्लोजिंग सेशन पे क्या करना, बिफोर द यानी लिखा है कंक्लूडिंग एंड यानी काउंसलिंग सेशन द फार्मासिस्ट तुम्हारे पास डबल चेकअप करेगा पेशेंट के नॉलेज को, या तुम्हारे पास क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ मेडिकेशन यूज करेगा इनके बारे में, उनके नॉलेज के बारे में पूछेगा क्या क्या चीज़, जैसे तुम्हारे पास उनसे क्या क्या आप पूछ सकते हैं लास्ट एंड फाइनल में। ठीक है, हाउ लॉन्ग टू शेड्यूल टेक द मेडिसिन, मतलब कितने लंबे समय से आप मेडिसिन को ले रहे हैं इनके बारे में। दवा का मिसयूज आप प्लीज मत करिएगा, पेशेंट के पास कोई डाउट रहेगा तो लास्ट सेशन में आपको क्या कर देना है, पूछना ही पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई। ठीक है, ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपके सामने, यहाँ से क्या पूछ दिया, 5वां नंबर क्या रखा है, ठीक है, डिस्कस वेरियस स्टडीज टू ओवरकम मेडिकल, ठीक है, मेडिकेशनल नॉन अधरेंस के बारे में बताना। देखिए दो तरह का होता है, अधरेंस होता है एक, नॉन अधरेंस। तो नॉन अधरेंस की क्या करनी पड़ेगी, उसे कम करने के लिए, मतलब दवा को उचित तरीके से यूज करने के लिए, ठीक है। नॉन अधरेंस मतलब क्या होता है, जिसका अनुपालन न करें, अनुपालन को हमें कम से कम करने के लिए क्या स्ट्रेटजी को क्या करना है, लगाना पड़ेगा। तो उसमें हमें किसका आंसर भी देखते हैं। ठीक है,
ठीक, तो यहाँ से हम देख लेते हैं नॉन अधेरेंस से क्या होता है इसके बारे में। तो नॉन अधेरेंस या नॉन कॉम्प्लिकेशन भी इसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ठीक है, नॉन अधेरेंस या नॉन कॉम्प्लिकेशन बोला जाता है इज द फेलियर ऑफ पेशेंट टू ओबे इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिन, यानी क्या होता है एडमिनिस्ट्रिंग और मेडिकेशन एज डायरेक्टेड, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है, ट्रीटमेंट देन द एक्सपेक्टेड। कहने का मतलब क्या करते हैं, कोई भी फार्मासिस्ट जैसे मेडिसिन को आपको ली है, ठीक है, मेडिसिन आप मेडिसिन को दिए द्वारा यानी फार्मासिस्ट के द्वारा कोई भी मेडिसिन आपको प्रोवाइड करती है, मगर पेशेंट क्या कर देता है, उसे क्या कर देता है ट्रीट करने के लिए, और रिजल्ट में जो भी फिर जो दिया गया है कि ऐसे ऐसे खाना वो करता ही नहीं है, तो उसी को क्या बोलते हैं, नॉन अधेरेंस बोलते हैं। नॉन अधेरेंस मतलब क्या होता है, पेशेंट एवॉइड द यानी प्रिस्क्रिप्शन एंड फॉलोइंग केयरफुली ऑफ थेरेपी, मतलब थेरेपी के दौरान पेशेंट क्या कर रहा है, उसे मैनेज ही नहीं कर रहा, दवा को प्रॉपर मैनेज में खा ही नहीं रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन अधेरेंस बोलते हैं। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसे नॉन अधेरेंस को देखते हैं। सबसे पहले लिखा है हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड होता है, मतलब क्या होता है, जो आपका हॉस्पिटल है उसमें ही पूरी तरह से स्टाफेज, फार्मासिस्ट, नर्सेस वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू में यानी क्या होता है मेकर यूज़, इन्होंने क्या बोला, ऑल पेशेंट आर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल नॉट एजुकेटेड प्रॉपर्ली, नॉन अधेरेंस अकरेंस देखने को मिलता है। मतलब हॉस्पिटल से यदि आप डिस्चार्ज हो रहे हैं तो कितने बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं नॉलेज उनके बारे में एजुकेटेड ही नहीं होते, तो उससे भी नॉन अधेरेंस का खतरा बढ़ सकता है। फिर क्या लिख रखा है, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, मतलब पेशेंट कोई यंगर एज में है, ठीक, उस भी नहीं मानता है। पेशेंट नॉट टेकिंग द डिजीज सीरियसली, मतलब दूसरे पॉइंट में लिख रखा है पेशेंट जो है अच्छे से यानी कंडीशन में डिजीज को सीरियस ले ही नहीं रहे, चला हमारे ठीक हो जाए, कोनो टेंशन नहीं, ठीक है। लॉक ऑफ सिम्टम, मतलब डिजीज क्या कर देती है, उसके शरीर पे सिम्टम दिखा ही नहीं रही है अर्ली स्टेज में। फॉर यानी तुम्हारे पास पेशेंट फॉरगेट टू टेक मेडिसिन, मतलब पेशेंट भूल ही जा रहा कि हमें दवा को इनटेक करना है, खाना है, ठीक है। ही हैज़ द मेंटल प्रॉब्लम, उसके पास क्या होगी, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो इससे भी क्या हो सकता है, नॉन अधेरेंस का चांस बढ़ सकता है, ठीक है। अब इन्हीं सब पे हम पा जाएंगे अपना रिकॉर्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉन अधेरेंस को कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा है तुम्हारे पास यहाँ से ड्रग्स रिलेटेड यानी फैक्टर, तुम्हारे पास क्या होता है, ड्रग्स क्या एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा दिखाती है, एडवर्स इफेक्ट के साथ साथ क्या हो देख सकती है, ड्रग्स बहुत कास्टली है, जो पुअर पर्सन है उसे क्या कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, तो नॉन अधेरेंस का खतरा बढ़ जाएगा यहाँ पर से भी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं, कह रखा हाउ विल यू सिलेक्ट द साइट फॉर द, यानी इस क्या लिख दिया है, ठीक है, स्टेबलाइजमेंट, ठीक है, स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू कमिटी फार्मेसी के बारे में आपको डिटेल में बता देना है। चलिए इनका आंसर हम देख ले, ठीक, तो छठवीं का आंसर क्या रहेगा, हाउ द सेलेक्ट द, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू, ठीक है, न्यू कमेटी फार्मेसी को कैसे आप स्टेबलाइज कर सकते हैं, सिलेक्ट कैसे करेंगे, सही है कि गलत। तो सबसे पहले लिखा साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर द न्यू कमेटी फार्मेसी के लिए होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, जैसे तुम्हारे पास लिख रखा है क्या, यानी सिलेक्शन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस पार्ट ऑफ द बिजनेस आपको करना, तो सिलेक्शन आपको क्या कर देना है, आपका सही होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो नीचे आपके दिए गए हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, अच्छे से देखते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम देखते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसमें लिख रखे हैं क्या, यहाँ से अब देखिए, जैसे सबसे पहले तुम्हारे पास क्या लिखे हैं, हॉस्पिटल नर्सिंग होम होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी यानी स्टेपेज वाइज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रग्स स्टोरेज मार्केट, मतलब क्या कर देते हैं, ड्रग्स का जो स्टोरेज है उसकी यानी एक्टिविटी को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। यानी फ्लो ऑफ ट्रैफिक, तो यानी फ्लो ऑफ ट्रैफिक आपके पास होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं हॉस्पिटल अब खोल दिए, आपके पास ट्रैफिक गाड़ी खड़ा करने के लिए जगह ही नहीं है, तो इससे भी इफेक्ट पड़ेगा। नियर बाई एम्यूनिटी के क्या होना चाहिए, नियर होना चाहिए, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, स्मॉल प्ले ग्राउंड वगैरह होना चाहिए कि पेशेंट आराम से क्या कर सके, टहल वहल सके। लिखा नियर बाई द कॉमन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब उसमें होटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, सिनेमा होना चाहिए, ठीक है, यानी प्ले ग्राउंड, ये सब चीज़ यदि होएगा तो आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नीचे पूछ दिया है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट होता क्या है, ठीक है, इनके बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ, ठीक है, लिख रखा शार्ट नोट प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट होता क्या, इसे सुनिए आप। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है, किसी सप्लायर के द्वारा
ठीक है, किसी सप्लायर के द्वारा अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी भी आइटम को खरीदना, ठीक है, क्या कहलाता है? प्रोक्योरमेंट कहलाता है। प्रोक्योरमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे आइडेंटिफिकेशन इवेल्युएशन ऑफ पोटेंशियल सप्लायर, मतलब जो भी सप्लायर है उसके बारे में अच्छे से हमें नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आप पैसा देंगे लेके भाग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये होना चाहिए। बेस्ट सप्लायर की पहचान होनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो सके अपनी आवश्यकता के अनुसार हमें क्या करते हैं, जो भी मेडिसिन है ला के प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, इसमें आपका पार्ट से, ठीक है, पार्ट बी का है क्वेश्चन। ये नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह दिया है हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कोई प्रिस्क्रिप्शन मान लेते कोई पेशेंट आता है तो आपको कैसे उसे हैंडल करना, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसमें सबसे फर्स्ट चीज़ क्या दे रखा है, मतलब टोटल देखा जाए तो 4 स्टेप में होता है। सबसे फर्स्ट चीज़ है रिसीविंग। रिसीविंग में क्या होता है, जैसे मान लेते कोई पेशेंट आया, ठीक है, वो अपना प्रिस्क्रिप्शन लेकर आया तो उसे क्या करेंगे आप, रिसीव करेंगे, ठीक, ये पहला हो गया, ठीक है। जो पेशेंट के द्वारा कोई फार्मासिस्ट रिसीव करता है और प्रिस्क्रिप्शन किसके द्वारा लिखा जाता है, डॉक्टर के द्वारा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, रीडिंग एंड चेकिंग करना है, ठीक है, मतलब उसे अच्छे से रीड करना है, चेक करना कि हमारे पास कितनी इसकी, ठीक है, कौन कौन सी दवा है, कौन कौन सी नहीं, ठीक है। यदि आपको नहीं आता तो उसके बाद उसमें क्या करेंगे, दिए गए, ठीक है, आपके जो आपके थोड़ा सा जी यानी क्या रहेंगे, ठीक है, सीनियर रहेंगे, ठीक है, उनके सीनियर से क्या करेंगे, उन्हें कंसल्ट करेंगे यदि आपको समझ नहीं आता है तो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कलेक्ट एंड वेटिंग ऑफ द मटेरियल, मतलब क्या करेंगे, जो भी मेडिसिन रहेगा, ठीक है, जो भी मेडिसिन रहेगा उसे अच्छे से आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। कलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से चेकअप वगैरह करने के बाद उसकी कंपाउंडिंग तथा लेबलिंग और पैकेजिंग करके उस पेशेंट को दोबारा क्या कर देना, वापस दे देना है। इसी को क्या बोलते हैं, डाटा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया इस पे देख, ठीक, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया यहाँ पर, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बॉडी लैंग्वेज, जैसे कम्युनिकेशन का एक टाइप होता है बॉडी लैंग्वेज, जो हम क्या कर देते हैं अपने बॉडी पोस्चर से किसी चीज़ को मैनेज करते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए इसमें चलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या देखा, बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे पास क्या होती है, फिर से सुनिए, ठीक है, ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो हम अपने शरीर के फिजिकल, ठीक है, फिजिकल एक्सप्रेस का क्या कर देते, यूज करते और इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र कराने के लिए। इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपको क्या हो गया, फेस एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, मतलब फेस से ही पता चल जाता है। जैसे कोई कहते हैं इश्यू कर दिए तो गुस्सा टाइप में है, ठीक है, जीभ निकाल दिए, चिढ़ा दिए, ठीक है, बॉडी पोस्चर हो जाएगा, गेस्टर हो जाएगा, आई मूवमेंट हो जाएगा, टच एंड यानी यूज ऑफ स्पेस, इन सब पे भी निर्भर करता है, ठीक है। तो इसमें पहला तुम्हारे पास क्या होगा, फेस एक्सप्रेशन, यानी फेस एक्सप्रेशन क्या बताता है, इंडिकेट करता है आपके इमोशन के बारे में, आपके खुश हैं कि दुखी हैं इसके बारे में बताता है। बॉडी पोस्चर में तुम्हारे पास बताता है, ठीक, बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्या हो गया, ए पर्सन, ठीक है, लिखो क्लोज बॉडी पोस्चर में तुम्हारे पास है, जैसे आपका लेग और आर्म पे डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पे बैठे हैं, फ्री हैं या फिंगर वगैरह पे डिपेंड करता है, ठीक है, इन पे आ जाते हैं। आई कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, आई कांटेक्ट पे क्या हो जाता है, जैसे कॉन्फिडेंस से डिपेंड करता है, कॉन्फिडेंस है कि झूठ बोलने की हॉनेस्टली, ये सब पे भी निर्भर करता है, नहीं कहते हैं आँख में आँख डाल के बात करो। टोन इन वॉइस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज इन सब पे। अब बॉडी पोस्चर पे हमारे पास लिखा क्लोजनेस ऑफ पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक, मतलब किसी पर्सन से आप दूर से रह के बात करते हैं तो कहते हैं हमसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक, नज़दीक रहते हैं तब भी दिक्कत होती रहे, तो उन सब पे भी निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुमसे आते हैं, ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दे रखा है PIL, पिल के बारे में बताना है, ठीक है, इस पर शॉर्ट नोट आपको लिखना है। तो पिल क्या होता है इसके बारे में समझिए। पिल क्या होती है, ठीक है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट होती है, मतलब क्या होती है, एक ऐसा पर्चा होता है जिसमें क्या कर देती है, उस पेशेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि ड्रग्स कैसे लेना है, ठीक, क्या क्या चीज़ उसमें की जाती है, मतलब उसके यदि एंटी एलर्जिक, उसका हिस्ट्री, पास्ट वगैरह सारा चीज़ क्या होता है, हिस्ट्री के मतलब जो हिस्ट्री होती है पास्ट की, उससे सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा क्या होगा, देखिए, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट राइटन डॉक्यूमेंट डिज़ाइन की जाती है, ठीक, इसमें क्या होती है, यानी पोटेंशियल क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट होता है देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब चाहे वो पेशेंट लेकर आए कोई या कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव उसका लेकर आए, उसके बारे में बताया क्या जाता है कि कंपोनेंट ऑफ द क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट आर रिलेटेड टू सब्जेक्ट, उसका नेचर यानी ड्रग्स का, इम्पोर्टेंट क्यों ड्रग्स का है, इम्प्लीकेशन के बारे में बताना, उस ड्रग्स के डेंजर्स क्यों है, इस सब के बारे में क्या करना है, डिटेल में आपको बता देना है, ठीक है।
यहाँ से तुमसे क्या दे रखा है, ठीक है। फिर तुमसे क्या लिखा, पिल प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, इन फॉलो द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है, ओ सॉरी टेम्पलेट, सेम टाइप इन्फॉर्मेशन फॉर ईच मेडिसिन। मतलब क्या कर देना है, मेडिसिन पेशेंट को कैसे लेना है, ठीक, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल देता है, ठीक है। और इसके बाद बारे में क्या हो जाएगा, इट कंटेन, मतलब वो कंटेन क्या कहता है, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, बैच नंबर, ड्यूरेशन वगैरह सारा इंक्लूड रहता है। और यदि देखा जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ होती है, लिखा कंटेन ऑफ पीआई, यानी कंटेन क्या कर देता है, यानी मेडिसिनल इन्फॉर्मेशन को पूरा डिटेल में रखता है। थेरापेटिक इंडेक्स के बारे में रखता है। इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू टेकिंग द मेडिसिन एंड बिफोर मेडिसिन, मतलब दवा खाने के पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन देना है, इस सबको भी मैनेज करने का काम होता है। फिर डोज के बारे में बताता है कि कितना डोज लेना, किस रूट के थ्रू लेना, ये बताता है। और उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। अब यूज ऑफ पीआईएल क्यों यूज करते हैं, ठीक है, पीआईएल क्यों यूज करते हैं, उसमें बताया जाता है कि कोई प्रकार नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहा है तो, और उस पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है वो, यानी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, डिजीज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, डिजीज़ से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है सब उसमें लिखी जाती है। पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ लिखी जाती है। और तुम्हारे पास क्या लिखे हैं, मेडिकल लाइन पोर्शन भी इसमें इंक्लूड होता है। तो इतनी चीज़ इसमें क्या होती है, इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, उसमें देखते हैं क्या लिख रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या दे रखा है यहाँ से, ठीक है, क्या रखा है ये तो बता ही दिए, ठीक है। तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या रखा है, पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस, मतलब ट्यूबरकुलोसिस के लिए पेशेंट काउंसलिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। इसके बारे में हम चलते हैं भाई, ठीक है, आपको बताते हैं यहाँ से, ठीक है। इसे थोड़ा सा यहाँ आ जा भाई, ठीक है। तो आपके सामने ये दे रखा टीबी के बारे में, ठीक है। तो टीबी के बारे में क्या दे रखा है, इसका पेशेंट काउंसलिंग बताना था। टीबी क्या होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होने वाली एक डिजीज़ है, ठीक है। इसमें देखा जाए प्राइमरी मोस्टली अफेक्ट करता है किसे, लंग्स को, मतलब टीबी का काजेटिव एजेंट क्या होता है, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, जो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो लंग्स को ये प्रभावित करता है। और पेशेंट काउंसलिंग में देखा जाए तो 2 स्टेज में इसका किया जाता है, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल, एक फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब उन्हें क्या कर देंगे, आइसोलेशन, एक सेपरेट रूम में रख देंगे यदि टीबी का स्टेज है तो, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, कहाँ, जब यदि पब्लिक प्लेस पे जाएँ तो इन्हें मास्क पहनना पड़ेगा। और अपने माउथ को या नोज़ को कवर करने पड़ेगा एकदम। स्नीजिंग, जब खांसी आपको छींक आएगी तो उस दौरान अपने नाक को और मुंह को क्या करना पड़ेगा, बंद रखना पड़ेगा। डॉट थेरेपी यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, कॉम्बिनेशन ड्रग्स इसमें दी जाती है, जैसे कोई ड्रग्स है उसमें कॉम्बिनेशन मिला के इन्हें कर दिया जाता है। और क्या हो जाता है प्रॉपर, ठीक है, ये क्या बोल दी भाई 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 भाई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्या कर देना है, प्री क्लिनिकल टेस्ट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ये होता है। अब फार्माकोलॉजिकल देखा जाए तो प्रॉपर आपको एक्सरे करना पड़ेगा, ठीक। आइसोनियाजाइड एक टैबलेट आता है उसे लेना पड़ेगा, यानी रिफार्मसिन आता है ये भी लेना पड़ेगा, जो AKT4, AKT3, AKT2 के नाम से मार्केट में आता है, ठीक है। इथम यानी क्या होता है, इथम ब्यूटॉल देना पड़ेगा, यानी पैराजीएमाइड देना पड़ेगा। इन सब की चीज़ों के बारे में आपको यानी डिटेल में बता देना है। ये होगा पेशेंट काउंसलिंग ऑफ टीबी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ से ले रखा है तुम्हारे पास, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस क्या होती है, उसका स्कोप के बारे में आपको बता देना है। चलिए इस पे चल, ठीक। तो हेल्थ स्क्रीनिंग आपके सामने क्या रखा है, हेल्थ स्क्रीनिंग तो मेरे ऐसा प्रोसेस होता है, हेल्थ स्क्रीनिंग ऐसा प्रोसेस होता है टू आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज द डिजीज, मतलब हेल्थ स्क्रीनिंग का ऐसा प्रोसेस होता है जो अनरिकॉग्नाइज, मतलब जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। जैसे बीपी है, अब तुम ऊपर से नहीं देख के बता पाओगे कि इन्हें बीपी है, मान लो शुगर है तो हम ऊपर से नहीं देख के बता पाएंगे इन्हें शुगर है, मतलब वो अनऑर्गेनाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज यानी डिजीज है। उससे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस को प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, विच नॉट आइडेंटिफाई द प्रॉपरली सिम्टम, जिसमें जो तुम्हारे सिम्टम सही से नहीं दिखता उनके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर देते हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। दोबारा सुनिए क्या कहा दिया है, हेल्थ स्क्रीनिंग ऐसा प्रोसेस होता है जो हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती, सॉरी अनरिकॉग्नाइज्ड ड्रग्स होती, मतलब जिसे हम अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उसके साइन और सिम्टम के अनुसार पर, तो उन्हें क्या कहते थे, टू आइडेंटिफाई द डिजीज हैव टू नो सिम्टम, मतलब ऐसा डिजीज जिसका एक्चुअल में सिम्टम नहीं दिखता उसके लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग का, ठीक है, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस का प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है यहाँ से, ठीक है, हेल्थ स्क्रीनिंग जो होती है, ठीक है, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस डिफाइन द सर्विस प्रोवाइड द हेल्थ प्रोफेशनल जनरल पब्लिक पेशेंट के लिए की जाती है। इसमें ब्लड प्रेशर, जैसे ब्लड प्रेशर को बीपी मेजर करने के लिए क्या होता है, स्फाइग्नोमाइनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, अपना टेस्ट कर लेते हैं। जैसे अब इससे नहीं पता चलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, उसके लिए आपको प्रॉपर हेल्थ स्क्रीनिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है।
नेक्स्ट में तुमसे लिख रखा है यहाँ से ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा। BMI मतलब ओबिसिटी, आपको मोटापा है तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है तो BMI के जरिए पता चल जाएगी। इम्यूनाइजेशन से भी पता चल जाने वाला है। इम्पोर्टेंट ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग क्यों ज़रूरी है, इससे हमारा पता चलता है मोर्टेलिटी यानी मोर्टालिटी मतलब मृत्यु दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डिजीज का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है अर्ली स्टेज में। रिड्यूज हो जाता है कास्ट ऑफ ट्रीटमेंट, पहले स्टेज में यदि आपका क्या हो जाता है आइडेंटिफाई हो जाएगा डिजीज का तो आपका पैसा भी बच जाएगा, जिससे आप ठीक है पीस ऑफ माइंड मन को शांति मिलती है। सेव द टाइम ऑफ पेशेंट का क्या कर देता है, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाती है। ये हो जाएंगे इनके बारे में। और कुछ लिखा है नहीं, यहाँ से दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया हमसे, यहाँ से कह दिया है ब्रीफ नोट ऑन OTC मेडिकेशन इन इंडिया, मतलब OTC मेडिकेशन बताना है, फिर OTC मेडिकेशन इन इंडिया में कैसे चल रहा है इसके बारे में बता देना है। इसका भी हम क्या कर आंसर दे। ये आपके सामने रहा ओवर द काउंटर मेडिसिन, इसमें क्या होता है OTC मेडिसिन बोला जाता है। OTC मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स बोलते हैं। इसे हम आल्सो नोन एज क्या बोला जाता है, नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग बोला जाता है। मतलब बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन मतलब किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह के बिना इस दवा को आप ले सकते हैं। दे कैन आल्सो सोल्ड एंड परचेज यानी विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, मतलब इसे आप सेल भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। मतलब बेचना सेल बात एक ही, ऐसा जी बहुकड़ बना रहे हैं आप। ठीक है, मतलब परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे क्या लिखा है, ठीक है नेक्स्ट में लिखा OTC मेडिकेशन जो होती है। ठीक है, OTC मेडिकेशन ड्रग्स आर द परचेज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन खरीद सकते हैं। इसमें क्या होती है, कुछ ड्रग्स आती है जैसे क्या हो गया पेन किलर आ गया, खजूली वाली दवा आ गई, और कुछ भी ड्रग्स ऐसे इसमें होती है। जैसे तुम्हारे पास पेन किलर होता है, ठीक है, डीकॉगिशन यानी क्या होता है कंगेस्टन होता है, एंटी फंगल लैक्सेटिव, ये सब आप ड्रग्स का प्रयोग कर सकते हैं एज ए ठीक है OTC मेडिकेशन के बारे में। तो ये होगा इंट्रोडक्शन OTC मेडिकेशन अपने इंडिया में एक्चुअल में कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ से एडवांटेज ऑफ OTC मेडिकेशन। ओ भाई थारे दे नहीं रखा भाई, ठीक है, इसे प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ रोल दे रखा है, ठीक है OTC मेडिकेशन, क्योंकि देखिए अपने इंडिया में लगभग कईयों ऐसे लाइसेंस हैं, उसमें दिया था। ठीक है, उसमें 6 लाख से ऊपर तो हमारे पास लाइसेंस है अपने इंडिया में। ठीक, जो क्या कर देते हैं फार्मासिस्ट एज ए फार्मासिस्ट OTC मेडिकेशन को यानी संभालते हैं। उसमें क्या होता है बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट हैं जिनके प्रॉपर अमाउंट में नॉलेज नहीं है, तब भी वो क्या कर रहे हैं रन करा रहे हैं और पब्लिक का क्या कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं। और बहुत सारी मोस्ट ऑफ द पब्लिक डायरेक्ट क्या कर सकती है बिना पैसा पैसा बचाते हुए क्या कर सकती है OTC मेडिसिन परचेज कर सकती है और आराम से क्या कर सकती है खा सकती है, डिजीज को क्योर पा सकती है अर्ली स्टेज में। अब हाई स्टेज होती तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेवल पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दे रखा है, यहाँ से क्या दिया है साइन एंड सिम्टम ऑफ सेल्फ मेडिकेशन सेल्फ केयर इन स्किन डिसऑर्डर, मतलब आपको त्वचा पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सेल्फ मेडिकेशन कैसे केयर कैसे कर सकते हैं तो उसके बारे में आपको बता देना है। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या दे रखा है साइन एंड सिम्टम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कर रखा हमें किस में कर सकते हैं, जैसे मान लो तो किसी को एक्नी हुई मतलब चेहरे पर छोटा छोटा दाना हो गया है, ठीक, या यानी एक्जेमा हो गया या आपका सिरोसिस हो रखा है, अनकम्फर्टेबल टू सम टाइम ऑफ द, ठीक है, यानी इम्बेरसमेंट हो जाती है। तो इसमें करना क्या है, हमें देखना है डिजीज को कैसे क्योर कर। ठीक, तो यहाँ से दे रखा है यानी सिम्टम आप स्किन पे क्या क्या हो सकती है, आपको रेसेस हो सकती है। ठीक है, देखो रेसेस हो सकती हैं, या आपके यानी पिंपल मतलब पिंपल हो सकते हैं या रेसेस वगैरह समझते बम्प हो जाएंगे। ठीक, अल्सर हो जाएंगे, ओपन सोर हो जाएंगे, ड्राई, ठीक है स्किन तुम्हारी ड्राई हो जाएगी। अब इसके हमारे क्योर करने के लिए सेल्फ तक में क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर वॉश करना पड़ेगा। ठीक है, हैंड वॉश आफ्टर द प्रॉपरली, मतलब अपने चेहरे को प्रॉपर धोना पड़ेगा पूरे शरीर को। ठीक है, वॉश क्रैम्प कट ऑन वर्ड के इंसेक्ट से यदि हो गया तो उसे हमें राइट मतलब सही तरीके से उसे ट्रीटमेंट करना है। जैसे मान लेते किसी को आपको मक्खी काट ली तो उसे सही तरीके से ट्रीट करना है। डू नॉट शेक, ठीक है, यानी क्या रखना है, डू नॉट शेयर आइटम, जैसे तुम्हारे पास टावल हो गया, रेजर हो गया, सॉप हो गया, किसी दूसरे पर्सन से यानी शेयर नहीं करना है। जैसे मान लेते उन्हें खजूली तो आपके भी अंदर हो सकती है, तो इतना भी क्या कर सकते आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से इन सब चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपके सामने यहाँ से। ठीक है भाई तू की कर रहा है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की
ठीक है, इसी में तुम्हारे पास हमसे एक क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ से 8वां नंबर, वेरियस टाइप ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में आपको बता देना है। ठीक है, वेरियस टाइप कितने तरह के हो सकते हैं। एक इंडिपेंडेंस फार्मेसी होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं होती, अपने खुद चलाती। एक तुम्हारे पास क्या होती है, फ्रेंचाइजी, मतलब किसी एक नहीं बड़ी लेवल पे खोल देते हैं। ठीक, उन सब के बारे में। और चैन फार्मेसी मतलब एक से एक जुड़े रहते हैं, उसे चैन फार्मेसी बोलते हैं। मास, ठीक है, मास मर्चेंडियर फार्मेसी, इसके बारे में भी क्या करना पड़ेगा, ये यानी वेरियस टाइप आपके फार्मेसी स्टोरेज हैं। फूड स्टोरेज फार्मेसी मतलब जिसमें फूड को क्या कर दिया जाए, स्टोरेज किया जाने वाला है। तो ये सब फार्मेसी के तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, यानी वेरियस टाइप हो जाएंगे। नेक्स्ट तुमसे कह दिया है यहाँ से, ठीक है, इसमें हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, यहाँ से कह दिया है, ठीक है, हमसे क्या बोल दिया, डिज़ाइन तथा इंटीरियर के बारे में बताना है। जैसे मान लेते हैं आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, आपको रैक कहाँ बनवाना है, कुर्सी कहाँ रखना है, फ्रीजर कहाँ रखना है, ये सब भी मेंटेन करना पड़ता है, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, अपने लिखी हुई चीज़ें के हम समझाते हैं तो जिससे आप समझ में आएंगे जल्द। आपके सामने ये रहा फार्मेसी डिज़ाइन एंड, ठीक है, डिज़ाइन एंड इंटीरियर मतलब फार्मेसी को कैसे डिज़ाइन करना उसके बारे में बता देना। तो लिखा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी एज द वेरी, ठीक है, टाइप ऑफ साइज होती है, जैसे डिपेंड करता किन चीज़ों पर ये हो सकती है। जैसे तुम्हारे पास क्या हो सकती है, जैसे जनरल ड्रग्स को स्टोरेज कहाँ करना है, शेड्यूल यक्स, ठीक है, शेड्यूल वाली जो ड्रग्स होती है उसे कहाँ में स्टोरेज करना है, कोल्ड रूम यानी रेफ्रिजरेटर आपको किस साइड में रखना है, ठीक है, बल्क ड्रग स्टोरेज एरिया वाला रखना है, वेटिंग एरिया कहाँ रखना, डिस्पेंसिंग एरिया कौन सा बनाना है मेडिकल स्टोर में, वो सब ये कौन बताता है, डिजाइन करने के लिए बताता है। फॉर एग्जांपल डायग्राम आपको दिखाते तो आप तगड़ा समझ जाएंगे इससे। ऐसे ही आपको क्या होगा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर फीट का यानी 10 बाई 10 का आपके पास मान लेते हैं रूम है। ठीक है, 10 बाई 10 का यदि रूम है तो आपको कैसे अरेंज करना है यहाँ सब कुछ चीज़ों के। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे, उसके बाद यहाँ फ्रीजर रखेंगे, यहाँ चेयर रखेंगे, यहाँ टेबल रखेंगे, इस साइड में दोनों में रैक रहेगा। ठीक है, रैक होने के बाद क्या हो जाएगा, आपको वेटिंग एरिया बनाना है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, वेटिंग एरिया हो जाएगा, यानी डिस्प्ले विंडो हो जाएगी, और यहाँ से इंट्रेंस एग्जाम यानी सॉरी इंट्रेंस रहने वाला है। तो ये सब डिज़ाइन आपको करना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा प्लीज़ अच्छे से। ठीक, 10वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है। 10वां नंबर कहाँ दे रखा है, 10वां नंबर कह रखा है, ठीक है, कह रखा डिफाइन फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, और इम्पोर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आपको बता देना पड़ेगा। उसके जस्ट नीचे एसओपी को भी आपको क्या कर देना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में आपको डिफाइन कर देना। इन दोनों को डिफाइन करने के बाद हम पार्ट सी पे सीधे इंटर कर जाते हैं। तो चलिए इन्हीं को क्या कर देते दोनों। ठीक, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर का रखा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। जैसे मान लेते हैं आपको कोई मेडिकल स्टोर खोलना है, ठीक है, तो उससे क्या करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसे की प्रॉब्लम रहेगी तो उसे पहले मेंटेन करेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो लिखा है फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे एक ऐसा प्रोसेस होता है, कलेक्ट एंड यूजिंग मनी सिस्टमेटिकली, मतलब जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, दवा को कलेक्ट कर रहे हैं, सिस्टमेटिक मैनर में करेंगे। टू स्टेबलाइज एंड रन द कम्युनिटी फार्मेसी इफेक्टिवनेस होना चाहिए। अब ये दोनों आप पैसे का कलेक्शन, ठीक है, सॉरी पैसे का इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक तरीके से, दवा का कलेक्शन सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, फार्मेसी ज़्यादा क्या होगी, इफेक्टिव होगी। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द कैरी द कंट्रोल फंक्शन विद द कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रग्स स्टोरेज विथ द प्लान वन, मतलब क्या करेंगे, आपको एक प्लानिंग के जरिए क्या करना पड़ेगा, कम पैसे में ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप दवा क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, और अपने मेडिकल स्टोर में कलेक्शन कर सकते हैं। उसी को फाइनेंशियल प्लानिंग बोला जाता है। अब क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी, ठीक है, इसमें क्या होता है, टू परचेज और हायर रूम, ठीक है, इन इक्विपमेंट होती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कलेक्शन करेंगे तो आपको क्या होगा, इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और जाहिर सी बात रूम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप मेडिकल स्टोर तो ऐसे खोल नहीं पाएंगे। जैसे दवा परचेज कर लिए तो आपको रूम की रिक्वायरमेंट होगी, तो फाइनेंशियल पहला प्लानिंग हमें करना पड़ेगा, किस चीज़ तरह कितने रूम आएगा, कैसे आएगा, तो कितने लोग रूम रेंट पे ले लेते हैं या कितने खुद का बना लेते हैं, ठीक है, ये परचेज करना पड़ेगा। परचेज मटेरियल फॉर सेल, मतलब बेचने के लिए हमें क्या करना, मटेरियल दवा को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, लेना पड़ेगा। ठीक है, टू पे टू रेंट, ठीक है, सैलरी टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब जो भी आप बंदा रखेंगे उसकी सैलरी के बारे में सोचना है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में सोचना है। तो ये सब चीज़ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और इनके एक्चुअल में काम क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग के, ये मेंटेन करते हैं इक्विपमेंट ऑफ ड्रग स्टोरेज के बारे में, बिजनेस प्लानिंग के बारे में बताते हैं, गोल उसका क्या होगा, स्टोरेज कैसे करना, कि बजट क्रिएट करना है, टोटल कास्ट इन्वॉल्व करना है, ठीक है, और क्वालिफिकेशन कितना होती है, ठीक है, इस सब के बारे में आके बता देना पड़ेगा। ठीक है, एक एक्चुअल में इसका काम क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। ये बिजनेस, ठीक है, ये क्या बनाता है, एनालिसिस द बिजनेस
इन्वायरमेंट फॉर द ड्रग्स स्टोरेज। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, बिजनेस को यदि एनालिसिस करना पड़ेगा तो हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम करनी पड़ेगी, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। डिजाइन बिजनेस ऑब्जेक्टिव गोल एंड ड्रग्स स्टोरेज के बारे में भी बताता है। क्रिएट बजट टू डिटरमाइन द टोटल कास्ट इन्वॉल्व करना पड़ना पड़ेगा कि माने तब पैसा खर्च कर रहे हैं, अब ड्रग्स को स्टोरेज सही से नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पा रहे तो आपकी बेइज्जती और समझ लो स्टोर का आपका ख़त्म होने वाला है। ठीक, डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वालिफिकेशन ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज, मतलब क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा कि कैसे ड्रग्स को स्टोरेज करना है, ठीक है, क्या चीज़, सब कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था एसओपी, इसके बारे में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में। अब ये क्या होता है, ठीक है, देखिए आप यदि आप क्लास में गए होंगे लैब में तो वहाँ पर क्या होती है, जितनी मशीन होती तो उनके ऊपर एक पर्चा चिपका होता है कि मशीन को कैसे प्रोसीज करना है, ठीक है, तो वो जो पर्चा हो एक्चुअली में वही तुम्हारे पास क्या होती है, एसओपी होती। तो वही लिखा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती, मतलब कोई मशीन को ऑपरेट कराने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसी को हम एसओपी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा है, ठीक है, एसओपी आर द राइट एंड प्रोटोकॉल होता है। और तुम्हारे पास क्या होता है, प्रोसीज इन फार्मेसी, स्टार्टिंग विद द प्रोसीजर को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। एसओपी प्रोवाइड करती क्वालिटी सर्विस। अब देखिए आपको सब बारे में पता कि कितना कोई चीज़ मतलब मेडिकल में डालना है। ऐसे मान लेते फॉर एग्जांपल में आपको क्या बता देना है, 0 डाल, ठीक है, यहाँ से 0 डाल एसपी, तो उसमें क्या होता है, साइक्लोफेनेक, पैरासीटामॉल तथा सरसारियोपेप्टाइडेज होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में एक ऑप्टिमम मैनर में रखा जाता है, कितने एमजी किसे डालना, कितने एमजी किसे डालना है, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस को प्रोवाइड करता है, एसओपी ही बताता कैसे करना है, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। देखो करेंट यानी करेंट फॉर्म ऑफ एसओपी यानी क्या डिस्पेंस की गई है, ठीक है, और क्या सप्लाई प्रोसेस की गई है जिससे जनवरी 2005 में, और क्लिनिकल गवर्नमेंट के द्वारा इसे डिस्पेंस की गई इस प्रोसीजर को, ठीक है। इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या होता है इसके बारे में, प्रिपरेशन कैसे करना वो नहीं देखना हमें। क्वालिटी क्या कर देता है, यानी सर्विस यानी इन्हांस द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है। प्रमोट यानी इन्फॉर्मिटी इन प्रोवाइड सर्विस के बारे में बताता है। इलिमिनेट ईरर यानी मान लेते हैं कोई ईरर है तो उसे हमें इलिमिनेट करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यानी स्टेटस ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मास की स्टेटस यानी स्थितियाँ क्या उसके बारे में भी बताना पड़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा टोटल शॉर्ट और लॉन्ग आंसर को हमने कवरअप किया। अब इसका जो पार्ट सी एमसीक्यू बचा उसको भी हम कवरअप कर लेते हैं। ठीक, पार्ट सी में हमसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि आपको क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लिखा हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया स्टार्ट विद ओपनिंग ऑफ कमिस शॉप, मतलब कब ये अपने इंडिया में स्टार्ट हुई थी। तो पहला ऑप्शन दे रखा 1811, दूसरा 1812, 1813, 1814। तो 1811 में अपनी यहाँ केमिस्ट शॉप खुलना स्टार्ट हो गई थी। 1811 इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं बी यानी दूसरे नंबर पे, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एसओपी, ठीक है, इन फार्मेसी एक्ट एज ए। दूसरा नंबर इसमें कह दिया हमसे, क्या पूछ दिया भाई, इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसमें कह दिया है प्रिपरेशन ऑफ एसओपी इन फार्मेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, मतलब एसओपी जो होती है किसके द्वारा यानी उस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिपरेशन करने की, स्टाफ नर्स की या फिजिशियन की या फार्मासिस्ट की या नन ऑफ दी। तो फार्मासिस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर हमसे क्वेश्चन क्या कह दिया, इसमें भी वही सेम टू सेम पूछा है। कह दिया पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड सब, ठीक है, सब्सक्रिप्शन कंटेन करता है, ठीक है। अब देखिए आप इसमें आप बताएंगे, ठीक, इसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाएंगे जो सब यानी सब सुपरस्क्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन कंटेन करता है किसकी डायरेक्शन के लिए, फिजिशियन के लिए या फार्मासिस्ट के लिए या स्टाफ नर्स के लिए, नन ऑफ दीज के लिए, किसके लिए करता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइए पहला क्वेश्चन का, ठीक है। ये तीसरे का है आपका, यहाँ से पहला आपको ये होमवर्क मिला। चौथा नंबर क्या पूछा है, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ स्किल। कम्युनिकेशन आपके पास है कैसा होना चाहिए किसी के प्रति, हार्ड होना चाहिए या रफ होना चाहिए, सॉफ्ट होना या शॉर्ट होना चाहिए या सॉफ्ट होना चाहिए। मैं तो सबसे पहले हार्ड होना चाहिए, तो आपके पास कोई अइबा नहीं करेगा कि बहुत हरामी आदमी है, सही बतियाइबा नहीं करता। आप सॉफ्टली बतियाएंगे, आप बहुत बढ़िया आदमी है उसी के पास चलो, तो सॉफ्टली वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ईमेल देखा जाए तो क्या होता है, ईमेल इन वेबसाइट और राइट इन ओरल बोलता है कि राइट एन बोलता है। अब जैसे मान लेते कोई चीज़ आपको सर्च करना है, ठीक है, कोई चीज़ सर्च करना है या राइट यानी ईमेल किसी को करना है तो क्या कर देते हैं हम, लिख कर करते हैं। तो ये राइट एन फॉर्म इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा पेशेंट काउंसलिंग इज द, पेशेंट काउंसलिंग देखा जाए तो बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पर बाई डायरेक्शनल पे टिक मार देंगे यहाँ से। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से, ठीक है, कह दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, लिख रखा है एक फेथफुल
ठीक है। अधरेंस बाय द पेशेंट टू बी द प्रिस्क्राइबर यानी इंस्ट्रक्शन इज नोन एज, उसे क्या बोला जाता है, पेशेंट यानी पेशेंट कॉम्प्लिएंसन बोला जाता है या पेशेंट नॉन कॉम्प्लिएंसन बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, पेशेंट कॉम्प्लिएंसन बोला जाता है। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। 8वां नंबर तुमसे कह रखा इस फाइग्नोमीटर यूज किया जाता है। अब ये तो हलवा क्वेश्चन है भाई, इस फाइग्नोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखाइए। 2 क्वेश्चन हमने हलवा हलवा आपको दे दिया, ठीक है। 8वें नंबर का भी आप करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है मैमेलोग्राम इज ए लुक फॉर अर्ली साइन। मैमेलोग्राम किससे रिलेटेड है, मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर लिखा ब्रेस्ट कैंसर इज द करेक्ट ऑप्शन, ये से गाता है, ठीक है। इनके बारे में हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट 9वां नंबर तो हो ही गया, 10वें नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। 10वां नंबर हमसे क्या पूछ दिया है, ठीक। 10वें नंबर यहाँ से आ जाते हैं। कह रखा है डैश इज़ द डिसऑर्डर इन विच द स्टूल बिकम हार्ड ड्राई एंड डिफ़िकल्ट टू, ठीक है, पास थ्रू यानी पास फ्रॉम ओवल। उसे क्या बोलते हैं, जब हमारे पास शरीर के अंदर क्या हो जाती है, हमारा जो स्टूल रहता है, जो लेटरिन रहती है, वो क्या कड़क हो जाती है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कब्ज बोलते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। 11 नंबर तो उसे क्या कर दिया है, डैश मीन स्टडी ऑफ केस एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, उसे क्या बोला जाता है, इटियोलॉजी या इटियोपैथोजेनेसिस, इटियोपैथोजेनेसिस उसे बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया 11 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर क्या पूछ दिया है, कह दिया है डैश मीन प्रोसेस ऑफ वोमिटिंग, जब आपको वोमिटिंग होती है तो उसे इमिटिक्स बोलते हैं। आप फार्माकोलॉजी यानी फार्माकोलॉजी में पढ़े होंगे, ठीक है। इमिटिक्स एंटी इमिटिक ड्रग, ऐसी दवा जो उल्टी को रोकती है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसे वोमिटिंग बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, यानी इमिसिस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं। ओटीसी ड्रग्स क्या होती है, ओटीसी ड्रग्स अभी क्या होते हैं, अभी पढ़ के आए। ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग्स, इसे क्या बोला जाता है, ठीक है। कौन सी, प्रिस्क्रिप्शन या नॉन प्रिस्क्रिप्शन, इसे क्या बोला जाता है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बोली जाती है, ठीक है। ये हो जाएगा 13 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। कह दिया द अमाउंट कंट्रीब्यूट बाई द अप्रोप्रिएटेड और पार्टनर इन द बिजनेस इज नोन है, उसे क्या बोला जाता है, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, यानी कैपिटल बोला जाता है या असेसेंट बोला जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, 14 नंबर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। दोबारा सुनिए, अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ऐसे पर्सन जो अमाउंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, बाई प्रोप्रिएटी और पार्टनर में काम करते हैं किसी बिजनेस में, उन्हें क्या बोला जाता है, कैपिटल या असिस्टेंस बोला जाता है। ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। 3 क्वेश्चन आपको मिल गया यहाँ से। वीईडी तुम्हारे पास होती है, ठीक है। वीडी एनालिसिस के अनुसार तुम्हारे पास वीईडी में ई तुम्हारे पास क्या होता है, ई मतलब देखिए, वी से क्या होता है वाइटल, ई से इसेंशियल, डी से डिजायरेबल होता है। तो ई जो इसेंशियल वर्ड से किया गया, तो इसेंशियल वर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ से 16 नंबर तुम्हारे पास क्या रखा, मिनिमम स्पेस, ठीक है। मिनिमम स्पेस रिक्वायर फॉर द रिटेल ड्रग्स स्टोरेज, मतलब ड्रग्स को स्टोरेज करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर स्क्वायर का आपके ज़मीन होना चाहिए। अभी तो यानी फार्मेसी इंटीरियर डिज़ाइन में पढ़े हैं ना, तो 10 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है। 17 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं। क्या रखा, मिनिमम प्रैक्टिकल, ठीक है। मिनिमम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायर फॉर रजिस्ट्रेशन आप फार्मासिस्ट नास ले कितना कम नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब आप फार्मासिस्ट पूरा कर लिए तो आपको ट्रेनिंग कितना घंटे का करना है, कितने घंटे का, 500 घंटे का आपको करना है। तो 500 घंटा इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट में 19 नंबर आपका 18 नंबर क्या दे रखा है, आरोग्य सेतु इज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूरिंग द, ठीक है, फाइट अगेंस्ट, किसके लिए किया जाता है। अब ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, ठीक है, इसे गूंज देते हैं भाई, ठीक है। मतलब आरोग्य सेतु आप तो यानी यूज किए होंगे जब कोरोना आया था, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिल चुका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 नंबर, ऑनलाइन फार्मेसी जिसे ई फार्मेसी आल्सो नोन एज, ई फार्मेसी क्या होती है, वेबसाइट एक होती है, उसी पर किया जाता है, तो वेब ड्रग्स स्टोरेज जिसे बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, कह रखा है पेटी कैश बैक, ठीक है। पेटी कैश बैक बुक ऑफ अकाउंट विच रिकॉर्ड अमाउंट होती है, उसमें माइनर होती है या मेजर होती है आपको बता देना है, ठीक है। तो उसमें क्या की जाती है, उसमें माइनर ही पैसा को रखा जाता है कैश बुक के अंतर्गत, तो ये हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, 2023 का ये जो पेपर था हम अच्छे से डिस्कस कर लिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।